Hello and welcome to History Through Question. नाउ हमारा जो टुडेस टॉपिक है दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर जो है ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है इंडिया फ्रॉम 200 बीसी से एडी 300। तो इससे जितने भी लास्ट लेक्चर हमने किए हैं दैट इज जो 5 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जो 5th चैप्टर था दैट इज रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर। तो उसमें क्या था, वेरियस इमेजेस भी दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटीज में, वो हम नहीं कवर कर पाए थे। तो दिस टाइम ऑनवर्ड्स जो भी चैप्टर्स हैं हम उनकी इमेजेस जितनी भी दे रखी हैं पिक्चर्स उनको हम अलग से एनालाइज करेंगे, ठीक है। और वो काफी इंपॉर्टेंट इमेजेस हो जाती हैं, चाहे वो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करवाई गई हो वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इमेज है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दैट इज कुशाना एंड सातवाहना किंगडम के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन से शेडेड रीजन है ये बता रहा है आपका कनिष्का एम्पायर, जो व्हाइट रीजन है वो सातवाहना और जो शेडेड रीजन है इस तरीके का शकास ये हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डॉट्स हैं वो हमें एंशिएंट टाउन बता रहे हैं और जो सर्किल में डॉट है वो हमें मॉडर्न टाउन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट जो भी सेंटर्स थे इस टाइम पे वो हमें पता चलता है। दैट इज द पेशावर जो गांधारा था आपका, जो वहां पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एमर्ज हुआ था। इसी तरीके से मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारनाथ हो गया, ये पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। ये बेतसा, ये सांची स्तूपा यहाँ पे है, उज्जैनी है और ये ब्रॉच पोर्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है बिकॉज ये वेस्टर्न पे इंपॉर्टेंट ब्रॉच पोर्ट था जो कि ट्रेड करता था इराक, सीरिया और जो भी वेस्टर्न एशिया की कंट्री थी, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है ये चेरा का एम्पायर था, ठीक है ना। ये चोला का यहाँ पे ये रीजन था, ठीक है। और ये जो आपका ब्रॉन्ज पोर्ट है इसी के काउंटर पार्ट में रिवर गोदावरी में भी एक आपका डेल्टा जो था वहां पे भी एक पोर्ट था जो कि ईस्टर्न पोर्ट के आपका सर्व करता था और यहां से जो मलेशिया या फिर मलाया था वहां पे हमें ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी सिटीज दे रखी है मदुरई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आपकी, ठीक है। ओके, नाउ ये अमरावती स्तूपा, ये सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इस मैप में है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमें अंडरस्टैंड करने में। नाउ जो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट मैप, जो नेक्स्ट मैप दे रखा है दैट इज 2 इमेजेस दे रखी हैं आपके उस पे और ये जो है ये है आपका सांची स्तूपा। सांची स्तूपा के बारे में हम थोड़ा स्तूपा का स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को हम कहेंगे यष्टि, दैट इज शाफ्ट, ये शाफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपको रिंग शेप में दिख रहा है, डिस्क शेप में दिख रहा है, इसको हम कहेंगे छत्रा, CHATTRA, छत्र, दैट इज ये आपका सर्कुलर डिस्क हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें ये जो पोर्शन दैट इज द क्वाड्रेंगुलर रेलिंग्स जो हैं इसको हम कहेंगे हार्मिका, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हम इसके नीचे आ जाएं, ये जो स्फेरिकल शेप में है हेमिस्फेरिकल डोम जो है इसको हम कहेंगे दैट इज द अंडा। और अंडे के नीचे अगर आ जाएं तो ये जो चीज है ये आपका एक पैसेज वे, सर्कम्बुलेटरी पैसेज वे का काम करेगा और इसका हम कहेंगे मेथी, ठीक है ना। इस सर्कम्बुलेटरी पैसेज यानी अगर हम इसकी क्या करेंगे परिक्रमा करेंगे तो ये हमें होमेज को हम उसको होम स्तूपा को होमेज पे करेंगे तो ये आ जाएगा सर्कम्बुलेटरी पैसेज, ओके। और अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो ये जो हम देख रहे हैं ये हम कहेंगे तोराना, ठीक है। और ये जो तोराना है ये आपका गेटवेज है जो कि आपके 4th डायरेक्शन में होंगे यानी 4 गेटवे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आ जाएं ये जो बाहर का जो पोर्शन है, ये जो बाहर का जो पोर्शन है इसको हम ये जो आउटर रेलिंग है दैट इज ये जो आउटर रेलिंग है इसको कहेंगे वेदिका, इसका नाम है वेदिका। इसी तरीके से ये जो सर्कम्बुलेटरी पैसेज है दैट इज जो मेथी है यहां पे कहीं ना कहीं स्टेयर केसेस होंगी इसको पहुंचने के लिए, तो उन स्टेयर केसेस को हम कहेंगे सोपना, जो कि होंगी स्टेयर केसेस, उसको सर्कम्बुलेटरी पैसेज वे को या फिर मेथी को रीच करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम ये देखें ये जो आपको ये जो चीज दिख रही है दैट इज अगर हम कहें ये जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार दिख रहे हैं इसका नाम है सूची, दैट इज हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार्स। और ये जो वर्टिकल जो आपके दैट इज जो वर्टिकल थंब है या फिर अगर हम कहें जो पोस्ट है इनको हम कहेंगे थंब, नॉर्मल जो हम कहते हैं ना स्तंभ और थंब तौर पे, तो ये आपके थंब हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट बचता है हमारा दैट इज
ये अगर हम कहेंगे कि ये जो आपका पूरा बाहर का पोर्शन है ये वाला, दैट इज जो स्तूपा के बाहर का, इसको हम कहेंगे ऊषा-निशा। ओके, तो ये हमने डिटेल से आपकी लेबलिंग कर ली स्तूपा की, ठीक है ना। और ये स्तूपा में इररिस्पेक्टिव कोई भी स्तूपा हो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली एलिमेंट्स सेम रहेंगे। दूसरा, ये जो रिलीफ है आप जो जिसमें मैंने टिक किया है और जो फिगर बी बनाई है, ये क्या है, ये रिलीफ है फ्रॉम द स्तूपा एट अमरावती। तो अमरावती स्तूपा का एक रिलीफ है, यानी उस पे इस टाइप की डिजाइन्स बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो स्तूपा है दैट इज अमरावती, ये कवर्ड बाय द रिलीफ्स, ठीक है ना। वेरियस रिलीफ्स इस तरीके की बनी हुई है जो कि डिपिक्ट करती हैं बुद्धा की लाइफ से जो सीन्स लिए गए हैं, ठीक है ना। ये जो रिलीफ शो कर रही है कि एलिफेंट, नार्गिस, अ मॉन्क ऑन द लेफ्ट एंड गोइंग ऑन द फीट ऑफ द बुद्धा ऑन द राइट, ठीक है ना, गोइंग एट द फीट ऑफ द बुद्धा ऑन द राइट। तो इस तरीके की काफी ज्यादा रिलीफ्स हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इमेज देखें तो ये हमारे पास जो है वन ऑफ द गेटवेज ऑफ द स्तूपा है सांची का, ठीक है ना। तो एक गेटवे है सांची स्तूपा का। वेरिस हमने देखा था 4 डायरेक्शन में 4 स्तूपा है, उनमें से ये एक स्तूपा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका चैत्य हॉल आ जाएगा। चैत्य हॉल ये कार्ली का है, ठीक है ना। और ये जो रॉक कट केव्स को आपको जो रॉक नेचुरल रॉक्स होती हैं उसको कट करके बनाया गया है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट जो रिलीफ फीचर दे रखी है दैट इज ये दे रखा है आपका अमरावती में एक अगेन दूसरा रिलीफ फीचर दे रखा है हमें अमरावती में, जो कि डिपिक्ट करता है बोधिसत्वास को, जो कि डिपिक्ट करता है बोधिसत्वास को, ठीक है ना। तो अगर हम बुद्धिज्म में देखें तो बोधिसत्वा कौन है? सो बोधिसत्वा एक लिविंग बीइंग है। बोधिसत्वा इज अ लिविंग बीइंग जिन्होंने अपनी लाइफ दैट इज हु डेडिकेट्स हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है टू द सर्विस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर ये चाहें तो ये बुद्धाहुड को अटेन कर सकते हैं, बट ये करते नहीं है। इट इज बिकॉज इनको सर्व करना है अदर्स को, ठीक है ना। सो ही पोस्टपोन अटेनिंग बुद्धाहुड फॉर हिमसेल्फ। और क्यों ऐसा करते हैं वो? इट इज बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्व अदर्स, उनको अदर्स को सर्व करना है। नेक्स्ट जो इमेज दे रखी है ये है आपकी धामेक स्तूपा की, धामेक स्तूपा, और जो कि लोकेटेड है सारनाथ में। ये इमेज दे रखी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वेरियस क्वाइंस के बारे में दे रखा है, दैट इज क्वाइंस ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में दे रखा है। और ये जो क्वाइंस है ना ये हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इट इज बिकॉज इन क्वाइंस से हमें क्रोनोलॉजी पता चलती है आपके इंडो ग्रीक किंग्स की, और काफी वेरियस अदर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। वो कौन से गॉड को वर्शिप करते थे, वो किस तरीके का आपका फेथ में बिलीव करते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट जो राइट साइड पे है दैट इज द कुशाना किंग के इशू किए हुए क्वाइंस है, ठीक है ना। तो कुशाना किंग ने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, ठीक है। तो वो हमें भी इंफॉर्मेशन इनसे मिलती है, इनके जो कॉइन्स इन्होंने काफी ज्यादा इशू किए हैं, ठीक है ना, कॉइन्स ऑफ कुशाना किंग। ओके, नेक्स्ट इमेज अगर हम देखें तो ये जो आपकी हेडलेस स्टैचू है ये किसकी है? ये आपकी हेडलेस स्टैचू कुशाना और आपका कुशाना एम्पायर के कनिष्क, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर है कुशाना एम्पायर के, ये उनकी है। और ये हमें मिलती है हमें मथुरा से, हमें ये फाउंड होती है, ठीक है ना। तो इट वॉज फाउंड फ्रॉम मथुरा, और ये हमें पता चलता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बेसिकली जो कनिष्का थे ये वेरी वेल बिल्ट मैन थे, एंड नो डाउट ही वॉज अ वेरी पावरफुल, और काफी रूलर थे आपके कुशाना एम्पायर के, ठीक है। दूसरी ओर जो लास्ट इमेज हमें यहां से मिलती है दैट इज ये है आपका ग्रेट डिपार्चर, द ग्रेट डिपार्चर, ओके। और ये हमें मिलता है गांधारा,
गांधारा जो कि पेशावर में है ना। ये जो स्कल्पचर ये शो करता है कि जो बुद्धा है वो लीव कर रहे हैं अपने होम से इन ऑर्डर टू बिकम एन एस्थेटिक। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द ग्रेट डिपार्चर। ये जो स्कल्पचर है ये शोज दैट जो बुद्धा लीविंग हिज होम टू बिकम एन एस्थेटिक। तो ये इमेजेस कुछ दे रखी थी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 6 में। तो ये हमने 1 बाय 1 इसको सारा डिस्कस कर लिया। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मैंने चैनल भी बनाया टेलीग्राम, जिसमें ये सारी पीडीएफ जो भी लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ है वो सारी अपलोड में करेंगे, हम करेंगे, जो कि आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यस, स्टार्ट करते हैं इसके बाद अपना चैप्टर। टुडेस टॉपिक इज old NCERT chapter 6, that is India from 200 BC to 300 AD। इस लेक्चर में हम 200 BC से 300 AD में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा अर्ली लेक्चर था वो था चैप्टर 5, दैट इज अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने भी ये देखा था कि जो मौर्यन पीरियड है वो नोन होता है अपनी ग्रेटनेस के लिए। तो जो मौर्यन पीरियड है इट वॉज नोन फॉर इट्स ग्रेटनेस। और ये जो पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, ये या फिर हम इसको कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एज या फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये जो पीरियड है इसमें हम देखेंगे कि वी सॉ वेरियस एमर्जेंस ऑफ स्टेट, काफी एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स विटनेस होते हैं। और ये जो स्टेट का एमर्जेंस होता है ये नॉर्थ में और साउथ में दोनों में ही होता है। या सिंपल हम कह सकें कि ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, ये जो स्टेट्स है ये स्मॉल भी होंगे और वेरियस लार्ज किंगडम्स भी होंगे, सच एज कुशाना, जो कि इवन एक्सटेंड हो गया था सेंट्रल एशिया तक। एट द सेम टाइम अगर हम कहें कि ये जो पीरियड है इसने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या किया था? सब कॉन्टिनेंटल इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, इट इज बिकॉज, रीजन क्या था इसका इंटीग्रेशन का? अगर नॉर्थ और साउथ का हम देखें तो बिकॉज ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इस पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पीरियड में फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स हमें विटनेस होता है। ठीक है, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स विटनेस होता है, ड्यू टू विच काफी इंटीग्रेशन हो गया था। नाउ ये जो पीरियड है बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है हमें इन मैनी एरियाज। प्रॉस्पेरिटी इन मैनी एरियाज हमें प्रॉस्पेरिटी विटनेस होती है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट सब टॉपिक है आपके में एनसीईआरटी में, दैट इज द डेक्कन। अगर हम डेक्कन की बात करें तो इसका ओल्ड नेम दे रखा है, एंशिएंट नेम, दैट इज दक्षिणापथ। दक्षिणापथा, ठीक है, जो कि कहा रखा है कि ये जो आपका दक्षिणापथ था ये साउथ ऑफ विंध्यास माउंटेन और नर्मदा रिवर के साउथ में था। ठीक है, और फिर आपका अगर देखें फर्स्ट मिलेनियम बीसी, जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी है उसमें हमें विटनेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन द पीपल्स लाइफ। यानी जो पीपल्स लाइफ थी अब वो ट्रांसफॉर्म होना, चेंज स्टार्ट हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है पीपल्स लाइफ में, हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे मिलता है कि अगर हम देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है कि जो पहले अर्लियर सिंपल एग्रीकल्चरल थे अब वो लिव करने लगे थे मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ, दैट इज और रिचर लाइफ। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम simple agricultural life to more complex and richer life। ये जो पीरियड है इस टाइम हमें जो डेक्कन में
मेगालिथिक बैरियर्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। मेगालिथिक बैरियर्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं। ये एक इंडिविजुअली भी डिस्टिंक्ट फीचर है, एट द सेम टाइम ये जो कॉम्प्लेक्स और रिचर लाइफ इवॉल्व हुई थी, ये इसका भी एग्जाम्पल है एज पर ओल्ड एनसीईआरटी। नाउ ये जो बैरियर्स है हमें ऑल ओवर डेक्कन में मिलते हैं। अब ये जो मेगालिथिक बैरियर्स है इसका मीन क्या है? इट्स सिंपली एन ह्यूज स्टोन। ये ह्यूज स्टोन होता है, ठीक है, या फिर हम इसको लार्ज स्टोन भी कह सकते हैं। और ये जो बेसिकली इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है टू मार्क साइट ऑफ बैरियर्स। जो बैरियर्स की साइट होती है ये इंडिकेट करता है टू मार्क साइट ऑफ बैरियर्स को ये बैरियर्स इंडिकेट करता है। अब ये जो बैरियर्स है इनके थ्रू हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अबाउट द पीपल्स लाइफ, ठीक है। तो दीज बैरियर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी पीपल्स लाइफ। अब क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें मिलता है कि ये पता चलता है कि ये लोग जो थे दैट इज दी हर्ट्समैन और कल्टीवेटर्स थे। हर्ट्समैन एंड कल्टीवेटर्स थे। ये यूज करते थे ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स। आयरन इंप्लीमेंट्स। तो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि ये आयरन टेक्नोलॉजी को नोन करते थे, यानी इनको आयरन टेक्नोलॉजी का यूज करना पता था, ठीक है ना। उसी से ये वेरियस आयरन इंप्लीमेंट्स बनाते थे, सच एज होस एंड सिकल हो गया, और कल्टीवेट करते थे राइस एंड मिलेट्स। तो आयरन टेक्नोलॉजी को इनका पता था और ये वेरियस आयरन के इंप्लीमेंट्स बनाते थे जिससे ये कल्टीवेट करते थे आपका राइस एंड मिलेट्स। तो एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा ये आयरन टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल यूज भी करते थे। दूसरा इनके बारे में हमें ये पता चलता है दैट इज दे ट्रैवल्ड ऑन हॉर्सेस। तो ये जब हॉर्सेस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इनका ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये फैमिलियर थे विद द वेरियस एनिमल्स से, ठीक है। तो एनिमल फैमिलियरिटी ये भी हमें पता चलता है। एट द सेम टाइम ये लोग काफी ऑर्नामेंट्स भी यूज करते थे, ये भी हमें इन बैरियर्स से पता चलता है, वेरियस बीड्स के और वेरियस गोल्ड्स के, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम ये जो बैरियर्स देखें, ठीक है, ये जो बैरियर्स थी ये काफी ज्यादा वैरायटी की थी। सच है सिंपल स्टोन भी था, सिंपल स्टोन था, ठीक है ना, स्लैब टू रॉक था। ये अलग अलग मेगालिथिक बैरियर्स के टाइप थे और बेसिकली कट केव्स बैरियर्स भी हमें मिलती हैं। अगर हम और देखें इनके बारे में, जैसे हमने कहा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का एज था, ये सिंपल एग्रीकल्चर से अब वो मोर कॉम्प्लेक्स और रिचर लाइफ जीने लग गए थे। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स आइडिया बताता है अबाउट इन पीपल्स का। इट इज बिकॉज ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक है ना, लाइफ आफ्टर डेथ में, या फिर ये इलाबोरेट बरियल रिचुअल्स करते थे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आइडिया जिनकी हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स आइडियाज जिनकी हम बात कर रहे थे, वो हमें पता चलता है दैट इज आइडियाज अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर हम कहें कि इलाबोरेट वेरियस बरियल साइट से हमें, या फिर इनकी जो रिचुअल्स थी ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। उसके बाद जो पॉटरी यूज करते थे अपने यहां, इनकी पॉटरी थी रेड एंड ब्लैकवेयर। रेड एंड ब्लैकवेयर ये लोग पॉटरी यूज करते थे, ठीक है ना। अच्छा, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, हमें इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये भी मिले हैं कि मल्टी क्लास, ठीक है ना, मल्टी क्लास का फीचर हमें मिला है। अब ये सर मल्टी क्लास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रॉक्स, लेट्स से ह्यूज स्टोन मिला है तो वो इंडिकेट करता है कि वो जो ग्रेव है वो है चीफ की और उनकी फैमिलीज की, और जो सिंपल स्टोन मिला है तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो वहां पे रहता था, ठीक है। तो मल्टी क्लास कैरेक्टर भी हमें मिला है, ठीक है। ओके, नाउ ये जो यूज ऑफ हॉर्सेस का हमने देखा, ये जो हॉर्सेस को यूज करते थे ट्रैवल इन हॉर्सेस में, तो हम ये क्या इंडिकेट करते हैं कि सिंपली अगर हम देखें कि ये जो यूज ऑफ हॉर्सेस था इनका, एक तो ये एनिमल फैमिलियरिटी के अलावा हमें ये बताते हैं कि ये अब इनको अलाउ करता था कि ये ट्रैवल कर सकते थे क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है,
तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करते थे, इट इज बिकॉज ऑफ हॉर्सेस। अब जब ये ट्रैवल कर सकते हैं तो ये अपने ट्रैवल के थ्रू जब लॉन्ग डिस्टेंस करते थे तो इनके लिए ट्रेड काफी इजी होता जाता था। तो जब अपना ये लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करते थे तो ये एक्सचेंज करते होंगे वेरियस आइटम्स, ठीक है, यानी ट्रेड करते होंगे, सच एज जो आयरन, इनकी टेक्नोलॉजी इनको काफी अच्छे से पता थी, तो आयरन के वेरियस आइटम्स के ट्रेड करते होते कि आयरन हो गया, बीट्स हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। ओके, एट द सेम टाइम आपके एनसीईआरटी, दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी, ये जो चैप्टर है ये बता रही है कि अगर हम पेनिनसुला में देखें, दैट इज साउथ की अगर हम बात करें, डेक्कन पेनिनसुला में देखें तो हमें मिलता है डिस्टिंक्टिव कल्चर, वेरियस डिस्टिंक्टिव कल्चर हमको विटनेस होता है, ठीक है ना। लेकिन जब मौर्यास ने ये जो कॉन्कर्ड किया था पेनिनसुला और जो वेरियस किंगडम्स ऑफ एरियाज जो थे उनको एनेक्स कर दिया था, दैट इज व्हेन मौर्यास कॉन्कर्ड पेनिनसुला और काफी एनेक्स कर लिया था वेरियस किंगडम्स और एनिमल्स को, सॉरी किंगडम्स एंड बेसिकली एरियाज को एनेक्स कर लिया था, देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे डिस्टिंक्टिंग कल्चर के साथ साथ जब हमने ये देखा कि ये मॉडर्न्स ने कॉन्कर्ड किया था तो अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो भी इन एरियाज में फाउंड होते हैं। एट द सेम टाइम हमें इंपॉर्टेंट मेगालिथिक रिमेन्स भी मिलते हैं, ठीक है, दैट इज जो मेगालिथिक रिमेन्स हमें जो पेनिनसुला में मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मस्की रायचूर दोआब में, ठीक है, यानी मॉडर्न्स के इनको इन्वेट करने के बाद भी इनका जो मेगालिथिक जो कल्चर था वो कंटिन्यू रहा था और वो हमें मिलता है, मेगालिथिक रिमेन्स हमें मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस, दैट इज मस्की रायचूर दोआब में। ओके, ये भी हमें मिलते हैं। नाउ एट द सेम टाइम अब क्या हुआ, जब मौर्य ने उनको कॉन्कर्ड किया था तब तक, जब तक मौर्यन एम्पायर अपना फुल आपका क्या था कि मैच्योर फेज में था, तब तक तो ये काफी अच्छा होल्ड बना के रखा था, सम सॉर्ट ऑफ एक सुजरैनिटी को एक्सेप्ट किया था जिनको इन किंगडम्स और एरियाज को एनेक्स किया था, ठीक है, दैट इज सुजरैनिटी टू मॉडर्न्स। बट जैसे ही मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ, एज सून एज मॉडर्न डिक्लाइन, तो वैसे ही ये जो किंगडम्स और जो एरियाज थे जिनको एनेक्स किया था ये क्या हुए, ये बिकेम इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, तो ये बिकेम इंडिपेंडेंट। और उसके बाद हमें वेरियस जो एम्पायर्स एमर्ज होते हुए दिखे इन दी डेक्कन रीजन में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सातवाहनास की। सातवाहनास की अगर हम बात करें तो ये आंध्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इंपॉर्टेंट रूलर जो इनके हैं दैट इज सतकर्णी, ठीक है, जो कि जिन्होंने रूल किया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनने कॉन्कर्ड किया था और ये ग्रेट कॉन्करर थे और इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, लॉर्ड ऑफ द वेस्ट। इन्होंने इवन फॉट किया था अगेंस्ट द किंग ऑफ कलिंगा, अगेंस्ट कलिंगा किंग के अगेंस्ट में भी इन्होंने फॉट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो पावर डेक्कन में आई दैट इज सकास, ओके। और अगर हम ये कहें कि ये जो शकास थे ये सौराष्ट्र में आए थे और इन्होंने पुश कर दिया था सातवाहनास को कि जाइए आप आउट ऑफ नासिक और आंध्रा। बट जो किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उन्होंने दोबारा रिटेलिएट किया और बेसिकली सक्सेसफुल हो गए कि कुछ आपका रीजन वेस्टर्न डेक्कन में वो अपना एस्टैब्लिश करने के, ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद अगर हम देखें जो गौतमी पुत्र थे उन्होंने जो सातवाहना किंगडम को था वो काफी पावरफुल बनाया, या फिर हम ये कह सकें जो सातवाहना किंगडम है अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी वो काफी पावरफुल हुआ था सातवाहना किंगडम, ठीक है। अब जब ये पावरफुल हो गया, दूसरा सकास से ये क्या थे, सकास से ये कंटिन्यू इनके बीच में क्या हो रहा था, पावर टसल चल रही थी, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो पावर टसल थी कंटिन्यूड रही थी बिटवीन सातवाहना और शकास के बीच में, अंटिल वशिष्ठ पुत्र ने क्या किया था, दैट इज जो गौतमी पुत्र के सन थे उन्होंने मैरी किया था या फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश किए थे सका रूलर से, ठीक है ना।
जो कि शकास की रूलर की जो डॉटर थी उनसे, ताकि पीस प्रिवेल रह सके इस रीजन में और पावर स्ट्रगल ना हो पाए, जिससे दोनों ही पावर दैट इज सातवाहना और शकास के रिसोर्सेस काफी ज्यादा खराब हो रहे थे। तो आपका जो वशिष्ठ पुत्र जो गौतमी के सन थे, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश किए, मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किया शकास से, ताकि ये जो पावर टसल है ये खत्म होके क्या हो जाए, पीस प्रिवेल हो जाए, ठीक है ना। बट क्या हुआ, ये जो पीस थी ना ये थोड़े टाइम के लिए थी। इट इज बिकॉज जैसे ही शकास जो वीक हुए इन द एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एडी, जो सातवाहनास थे उनने कॉन्कर्ड कर लिया था, ठीक है। सातवाहनास से फिर ये जो जहां पे शकास ने अपना रूल को स्टैब्लिश किया था, इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था, दैट इज कथिवार इन नॉर्थ में और कृष्णा डेल्टा साउथ में। और फाइनली ये जो सातवाहनास थी ये पावर डिक्लाइन हुई इन दी थर्ड सेंचुरी एडी। तो अल्टीमेटली सातवाहनास और आपके शकास के पावर टसल में सातवाहनास जीत गए थे, बट उनकी भी पावर डिक्लाइन हो गई इन दी थर्ड सेंचुरी एडी, दैट इज डिक्लाइन इन दी थर्ड सेंचुरी एडी। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम देखें कि थोड़ा सा सातवाहनास किंगडम का कंट्रीब्यूशन देखें, तो सातवाहना जो किंगडम था तो सातवाहना किंगडम बेसिकली उसको यूज किया जाता है या फिर बेसिकली एक्ट किया जाता है एज अ ब्रिज, ठीक है ना। तो वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में एक ब्रिज की तरह यूज किया जाता है। इट इज बिकॉज क्या हुआ था, जो इंडियन फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया था और वहां पे विलेजेस सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। वेरियस रोड्स भी बिल्ड हो गई थी जो कि आप प्रोवाइड करने लगे थे सेफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सेफ कम्युनिकेशन जब वहां पे आप लोग करने लगोगे या फिर सेफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, जो नॉर्थर्न डेक्कन और जो गोदावरी कृष्णा वैलीज में थी वहां पे प्रॉपर तरीके से आना जाना हो जाएगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। अब पहले आपका फॉरेस्ट को क्लियर किया, फिर विलेज सेटल्ड हुए, उसके बाद रोड्स बिल्ड करी, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश किया, कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। प्रॉपर विलेजेस सेटअप हुए। अब जब विलेजेस हो जाएंगे तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, जब एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा तो वहां पे एक ट्रेड रूट बन जाएगा, जिससे बेसिकली क्या होंगे, जो वेरियस टाउन्स थे वो भी हमें विटनेस हो जाते हैं या फिर एमर्ज होते हुए दिखते हैं, ठीक है ना। जो कि आपका दिखते हैं रीजन ऑफ नासिक, रीजन ऑफ नासिक हो गया, चाहे आपका गोदावरी डेल्टा हो गया, या फिर ये जो आपके टाउन्स एमर्ज हुए थे ये नियर बॉम्बे में भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हुआ था, इट इज बिकॉज प्रॉस्परस आपका क्या हो गया था, कम्युनिकेशन और वेरियस सेफ कम्युनिकेशन चैनल हो गया था, वेरियस विलेजेस भी आ गए थे। और ये आपका इंक्रीज इन ट्रेड की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन ट्रेड की वजह से पहले ये विलेजेस से फिर टाउन्स काफी ज्यादा एमर्ज हुए, सच एज रीजन ऑफ नासिक में हुआ, गोदावरी डेल्टा के पास हुआ और नियर बॉम्बे में काफी ज्यादा टाउन्स विटनेस हमें देखने को मिले। उसके बाद अगर हम देखें ये जो एक्सटर्नल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड भी किया जाता था, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी काफी फ्लोरिशिंग कंडीशन में था, या फिर हम कहें उसका एक्सटर्नल ट्रेड भी काफी प्रॉस्परस था। इट इज बिकॉज जो ब्रॉच पोर्ट था जो कि हमारा लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट में, जो कि हमारा वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, जहां से शिप्स आते थे फ्रॉम पर्शिया, इराक, अरेबिया एंड इजिप्ट। इजिप्ट से शिप आते थे और आके ट्रेड करते थे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो पोर्ट्स था हमें गोदावरी डेल्टा में, पोर्ट्स इन गोदावरी डेल्टा वो प्रोवाइड करवाता था वेरियस सी रूट, ठीक है ना। तो वो सी रूट एक फ्लरिश और एक बहुत ही सेफ सी रूट प्रोवाइड करवाता था फ्रॉम गंगा डेल्टा टू साउथ इंडिया, गंगा डेल्टा से साउथ इंडिया में एक आपका एक अच्छे से सी रूट प्रोवाइड करवाता था, ठीक है ना। जो यहां पे शिप्स जो थे अब ये सेल करते थे फ्रॉम बर्मा, ठीक है, बर्मा से शिप्स आते थे, मलाया से शिप्स आते थे टू दीस पोर्ट, यानी ये ईस्टर्न पोर्ट हो गया और आपका जो बरौच पोर्ट है ये आपका वेस्टर्न
कोस्ट पे पोर्ट हो गया। तो वेस्टर्न से है जो पर्शिया, रशिया, अरेबिया, इजिप्ट से जो आएगा वो वेस्ट कोस्ट में आ जाएगा। और जो पोर्ट इन गोदावरी डेल्टा था, पहले तो वो सी रूट प्रोवाइड करवाता था, गंगा डेल्टा थे साउथ इंडिया के लिए। उसके बाद जो शिप्स यहाँ पे आते थे वो आपके साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। इट इज बिकॉज ये पोर्ट ईस्ट में लोकेटेड था। तो सच एज बर्मा हो गया और मलाया हो गए, वहां के लोग ट्रेड करने आते थे इन दीज पोस्ट पे। नेक्स्ट है टॉपिक आपका कि सातवाहनास का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था। सातवाहनास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सातवाहना के बारे में क्या पता है कि सर सातवाहना ना बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। एट द सेम टाइम ये वेल एडमिनिस्ट्रेड भी था। वेल एडमिनिस्ट्रेड भी था। इनके जो स्टेट थे वो डिवाइडेड थे प्रोविंसेस में, जिनको रूल करते थे बाय गवर्नर्स, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है कि ये जो आपके प्रोविंसेस थे ये 2 टाइप के प्रोविंसेस थे, एक सिविल टाइप के और दूसरा मिलिट्री टाइप के। इन दोनों ही प्रोविंसेस को रूल कौन करता था, दैट इज द गवर्नर, इनको रूल करते थे। उसके बाद विलेजेस के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। विलेजेस में क्या होता था, जो हेडमैन थे, जो वहां के हेड थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती थी कि आप कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, कलेक्ट रेवेन्यू। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी विलेज हेडमैन की, ठीक है ना। रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे या फिर वेरियस टैक्स जो भी अलॉट किया गया है या फिर जो भी किंग ने उसको आप टैक्स बताया है, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी इस एनसीईआरटी ने काफी डिस्कस किया है आपका, कि इस पीरियड में हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी काफी ज्यादा विटनेस होते हैं। अब ये जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं इनको कौन आपका कमीशन करता था, तो ये एनसीईआरटी बता रही है कि सर इस टाइम पे ना काफी ज्यादा ट्रेड था। जो मर्चेंट्स और जो वेरियस गिल्ड्स थे जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे क्योंकि ट्रेड काफी फ्लरिशिंग कंडीशन में था, तो मर्चेंट्स और जो वेरियस गिल्ड्स थे, गिल्ड्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पॉटरी की बात करें तो जो पॉटरी बनाता है उसके जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी एक गिल्ड फॉर्म बना दी, एक कम्युनिटी बना दी, उसको हम गिल्ड कहेंगे, ठीक है। तो गिल्ड अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये काफी प्रॉस्परस हो सकती थी। इनका काफी इंपॉर्टेंट और वाइड रोल भी होता था, ठीक है, पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जो गिल्ड्स थे ये क्या करते थे, ये बेसिकली आपको दैट इज रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो मर्चेंट्स और गिल्ड्स होते थे ये मोस्टली जो इनका रिलीजन फॉलो करते थे ये बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। तो ये मनी भी डोनेट करते थे काफी ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। अब ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को ये जो डोनेट करते थे मनी, तो ये मनी यूज होता था कि कैसे हम डेकोरेट कर पाए चैत्यास, हॉल्स और स्तूपास, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को ये डोनेट करते थे और ये जो डोनेटेड मनी है ये यूज होता था डेकोरेटिव, कि कैसे डेकोरेटिव बनाया जाए चैत्यास को, इट इज द प्रेयर हॉल, और स्तूपास को। ओके, सो वेरियस चैत्यास, हॉल एंड स्तूपा कमीशन हुए। इट इज बिकॉज ऑफ मर्चेंट्स एंड गिल्ड्स ने उनको काफी डोनेट किया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें जो स्तूपा की जो डेफिनेशन है, ये कहा गया है कि ये जो स्तूपास हैं ये काफी ज्यादा सेक्रेड है बुद्धिस्ट को, ठीक है। तो स्तूपास जो है ये एक सेक्रेड स्ट्रक्चर है इसके लिए, बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है ना। इट इज बिकॉज इसको ये अगर मैं एक रफली फिगर बनाऊं तो ये आपका सेमी स्फेरिकल डोम है, उसके बाद ये आपका प्रदक्षिणा पाथ हो गई और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। यहां पे गेट होते थे 4 डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये आपका मेन अंडा या डोम होता था, इसके ऊपर भी वेरियस एलिमेंट्स होते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये सेमी सर्कुलर माउंड है, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर माउंड है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली इसमें जो था इसमें रेलिक्स रखे जाते थे, ठीक है ना। क्या रखे जाते थे इसमें, इसमें रेलिक्स रखे जाते थे। और ये रेलिक्स किससे रिलेटेड होते थे सर, ये रेलिक्स रिलेटेड होते थे आइदर बुद्धा से या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क से।
इसीलिए इसको सेक्रेड कंसिडर किया जाता था इन बुद्धिज्म रिलीजन, ठीक है ना, इसलिए सेक्रेड स्ट्रक्चर किया जाता था। तो इसके बैरस छज्जा होता था, ठीक है, छतरी होती थी, अमलक होता था। तो इस तरीके के आपके ये कुछ और एलिमेंट्स होते थे, ठीक है, और आपका ये हर्मिका भी होती थी। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, बट सिंपली एक इंट्रोडक्शन दिया है आपका स्तूपा का इस एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दिया है कि ये जो स्तूपास है, फेमस स्तूपास अगर हम देखें तो सांची स्तूपा, सांची स्तूपा जो कि लोकेटेड है भोपाल में, और इसके जो गेटवे हैं वो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव हैं, और इसकी जो रेलिंग है, ये जो इस टाइप की रेलिंग है या फिर गेटवे है, बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड है। और ये डेकोरेशन किससे पॉसिबल हो पाई? इट इज बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ मनी जो मर्चेंट्स और गिल्ड्स ने वेरियस दी थी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्तूपा की बात करी गई है, दैट इज दी अमरावती स्तूपा की भी बात करी गई है, ठीक है, जिसके बारे में भी ये बताया गया है कि ये जो स्तूपा था ये कमीशन किया गया था, इट इज बिकॉज वेरियस डोनेशन से काफी ज्यादा पॉसिबल हुआ था हमें, ठीक है। अगर देखें कि जो नियर स्तूपास, ये जो स्तूपा हो गया, नियर स्तूपास और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दैट इज द विहारा, विहारास, और इनको हम मोनेस्ट्रीज भी कह सकते हैं, विहारास और मोनेस्ट्रीज, ठीक है ना। ये जो मोनेस्ट्रीज थी इसमें क्या होता था, इनका एम क्या होता था, बेसिकली यहाँ पे मॉन्क रहते थे, ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आपके इन मोनेस्ट्रीज में रहते थे, ठीक है। और ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी इनको बनाया जाता था वेरियस क्लोज टू बिग सिटीज एज पर दिस एनसीईआरटी, दैट इज जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी इनका जो लोकेशन है इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि ये काफी क्लोज रहे टू दी बिग सिटीज। अब एनसीईआरटी ने रीजन भी दिया है कि इनको बिग सिटी के पास में क्यों बनाया जाता था। जैसे एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी ने, दैट इज तक्षशिला और सारनाथ। तक्षशिला कहां पे लोकेटेड है, दैट इज द पेशावर, और सारनाथ नियर वाराणसी, ठीक है। तो इनको बिग सिटीज के बारे में और पास में इसलिए बनाया जाता था, रीजन ये था कि ये इजियर हो जाता था मॉन्क्स के लिए, दैट इज कि वहां पे वो जा पाए और बैक कर पाए फॉर अर्न्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई दीज जो स्तूपास हैं लोकेटेड नियर बिग सिटीज और क्लोज टू बिग सिटीज, इट इज बिकॉज इजियर हो जाता था फॉर मॉन्क to go and back for alms, यानी भिक्षा वो जाके आराम से मांग पाए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मोनेस्ट्रीज हैं इसमें इंपॉर्टेंट नाम भी मेंशन किया गया है कि कार्ली एंड बेत्सा, ये आपकी दो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया गया है इस एनसीईआरटी में। इट इज बिकॉज ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं ये रॉक कट स्ट्रक्चर है, रॉक कट केव्स हैं, जिनको रॉक कट यानी अगर ये पूरा एक रॉक का स्ट्रक्चर है तो इसको काट काट के आपका केव्स का, दैट इज इनको काट काट के एक स्ट्रक्चर विहारास का बनाया गया है, दैट इज रॉक कट केव्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये नेचुरली जो केव्स हैं उनको रॉक कट केव्स के स्ट्रक्चर में काटा गया है और प्रॉपर एक मोनो स्ट्रक्चर से ये मोनेस्ट्रीज को बनाया गया है। इनका जो बेसिकली जो एंट्रेंस होता था काफी ज्यादा डेकोरेटेड होता था, ठीक है, ये जो एंट्रेंस होता था ये काफी ज्यादा डेकोरेटिव होता था, ठीक है। अच्छा, ये जो बेत्सा अगर हम देखें ये लोकेटेड कहां है सर, ये भी हमें पता चल जाए, तो ये है लोकेटेड आपका वेस्टर्न घाट में, जो कि है नियर पूना, ठीक है। सो और ये जो अगर पूरा टाइम हमने देखा कि अगर इस टाइम पे हम देखें तो ये जो रिलीजियस आर्ट थी ना, तो रिलीजियस आर्ट जो थी ये काफी ज्यादा बुद्धा से रिलेट करती थी, ठीक है ना। बुद्धा की काफी ज्यादा हमें अगर बुद्धा के स्ट्रक्चर्स देखें या फिर बुद्धा की स्टैचूज देखें तो हमें काफी ज्यादा इस टाइम पे हमें देखने को मिलती है। तो रिलीजियस आर्ट भी जो हमें विटनेस होती है वो बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिज्म से ज्यादा रिलेटेड होती है, बट एट द सेम टाइम ये भी क्वाइट एविडेंट है कि हमें जैन के भी स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। वो काफी ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है ना। तो बुद्धिज्म वॉज क्वाइट पॉपुलर, वो काफी पॉपुलर था अलॉन्ग विद जैनिज्म, ठीक है ना। जैनिज्म भी वहां पे फॉलो होता था और वो भी पॉपुलर था, बट इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर था। और बुद्धिज्म में क्या होता था, जो आपका दैट इज एज ए जो रिलीजन है उसकी जो मोनेस्ट्रीज है, दैट इज जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उसमें वेरियस डिस्कशंस एंड डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस एंड डिबेट्स
जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट्स था बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का। ओके, एट द सेम टाइम क्या होता था कि जो मॉन्क्स होते थे दैट यूज्ड टू लिव इन दोस मोनेस्ट्रीज, व्हाट विल हैपन, सो वो जाते थे प्रीच करने, ठीक है ना, वो जाते थे प्रीच करने बुद्धिज्म को। और स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन में क्या होता था, जब बारिश होती थी तो जब जो कम्युनिकेशन चैनल था मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक हो जाता था, तो उस टाइम वो मोनेस्ट्रीज में रहकर वेरियस डिस्कशंस एंड डिबेट्स करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जो हुआ था उसमें जो राइटर्स थे उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। टू नेम देम एज पर योर एनसीईआरटी, दैट इज अश्वघोषा एंड जो नागार्जुना है, उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ओके, थ्रू हिज राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ओके, उसके बाद ये भी बताया जाता है ये जो पीरियड है इसमें जो अर्लियर नोशन था जो कि चला आ रहा था ओल्ड वैदिक पीरियड से, तो इस टाइम जो बिलीव था इन दी ओल्ड वैदिक गॉड्स का, ओके, तो अब क्या हो जा रहा था, वो अब बिगनिंग टू चेंज स्टार्ट हो गए थे, उसमें चेंज आने, जो लोग बिलीव करते थे ओल्ड वैदिक गॉड्स पे, ओल्ड वैदिक रिचुअल्स पे, सैक्रिफाइसेस पे, अब वो चेंज हो गए। नाउ न्यू गॉड्स फॉर वर्शिप, अब न्यू गॉड्स को लोग वर्शिप करने लगे और वो तब स्टार्ट हुआ जाके कल्ट्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। नाउ विष्णु एंड शिवा केम इनटू प्रोमिनेंस इन कंट्रास्ट टू दी आपके जो ओल्ड वैदिक गॉड्स थे, ठीक है ना, इंद्रा हो गए, इस तरीके के जो भी आपके जो गॉड्स थे ओल्ड वैदिक ट्रेडिशन में, अब उनको छोड़ के लोग न्यू कल्ट की तरफ, दैट इज विष्णु एंड शिवा की तरफ एक्वायर सपोर्ट, काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगे। अच्छा, जो ओल्ड वैदिक जो ट्रेडिशन था उसमें क्या चीज थी इंपॉर्टेंट, उसमें सेक्रीफाइस, वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड जो राइट्स थे उनको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था, ठीक है ना, उनको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था। नाउ ऐसे जब चेंजेस हो रहा है कि ओल्ड वैदिक से अब न्यू कल्ट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, तो अब जो पीपल थे वो प्रेयर करने लगे क्वाइटली। पीपल को लगा, नाउ पीपल बिगिन टू थिंक दैट जो प्रेयर्स होनी चाहिए वो इतनी इलाबोरेट नहीं होनी चाहिए, इलाबोरेट यानी जिसमें काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स का यूज हो, ठीक है। तो अब प्रेयर्स जो है, प्रेयर्स होनी चाहिए क्वाइटली, ठीक है ना, टू वंस गॉड, कि जो भी आप जिस गॉड को भी मानते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उससे क्वाइटली प्रेयर्स करनी चाहिए, ठीक है ना, विदाउट ये जो आपकी इलाबोरेट जो राइट्स और सेरेमनीज होती थी इनको छोड़ के। तो अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, एक तरीके का एलिमेंट आ रहा है ऑफ डिवोशन, डिवोशन का एलिमेंट एमर्ज हो गया था इस टाइम इन कंपैरिजन टू दी अर्लियर जो वेरियस राइट्स और सेरेमनीज थी, ठीक है। जो डिवोशन टू गॉड था, जो भगवान की तरफ डिवोशन था, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इन कंपैरिजन टू दी रिलीजियस सेरेमनीज जो कि आपका अर्लियर बिलीव था ओल्ड वैदिक गॉड्स और उनके ट्रेडिशंस में, ठीक है ना। ना ये जो टाइम था इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन रिलीजन, और वो था कि इस टाइम जो था कि जो टीचिंग्स ऑफ गीता थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। सो टीचिंग्स ऑफ गीता became पॉपुलर, तो गीता की टीचिंग्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एट दैट टाइम। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो एम्पायर एमर्ज हुए थे उनके बारे में इस एनसीईआरटी ने डिस्कस किया, ठीक है। तो और वो जो एम्पायर थे दैट इज चोला, पांड्यास एंड द चेरास। नाउ ये साउथ ऑफ डेक्कन प्लेटू में थे और साउथ ऑफ सातवाहना किंगडम के थे, ठीक है। 3 किंगडम्स एमर्ज हुए थे, उनमें से कौन कौन से थे, दैट इज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। 3 एम्पायर ये एमर्ज हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें कि चोला का जो इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है, और जो मेन सेंटर था वो था आपका तंजौर में, जो कि है साउथ ऑफ चेन्नई। जो आपके पांड्यास उनका जो सेंटर था दैट इज द मदुरई, ठीक है। और आपका जो केरलास थे, चेरास को केरलास भी बोला जाता था, उनका जो था अलोंग द मालाबार कोस्ट,
मालाबार कोस्ट, ये उनका इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे इन तीनों पावर्स के, चोलास, चेरास एंड दी पांड्यास के, ठीक है ना। अगर हम देखें जो साउथ ईस्ट का रीजन है, वो जो लैंड थी उसको लैंड कहा जाता है, लैंड ऑफ तमिल्स, तमिल्स लैंड। और ये इसलिए भी कहा जाता है, इट इज बिकॉज जो तमिल थी यहाँ पे लैंग्वेज काफी ज्यादा स्पोकन और काफी ज्यादा लोग इसको स्पोक करते थे, ठीक है। हमारी जो नॉलेज है अबाउट ये जो 3 साउथ इंडियन की जो किंगडम्स थे, दैट इज चेला, चोराज या पांड्यास की, वो टोटली बेस्ड है आपकी संगम लिटरेचर पे। संगम लिटरेचर ने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज प्रोवाइड करवाई है रिगार्डिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज चोला, चेरास एंड द पांड्यास, ठीक है। तो उससे पहले हम संगम लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं कि संगम लिटरेचर क्या था। तो ये कहा जाता है कि काफी सेंचुरीज एगो 3 असेंबलीज हुई थी, दैट इज मेनी सेंचुरीज एगो, many centuries ago 3 assemblies हुई थी, ठीक है ना, 3 assemblies। उनमें से जो थर्ड असेंबली थी, जो थर्ड असेंबली थी वो हुई थी आपकी टाउन ऑफ मदुरई में। थर्ड असेंबली वो हुई थी टाउन ऑफ मदुरई। तो वहां पे ये जो थर्ड असेंबली हुई थी और इसमें सारे पोएट्स आए थे, वेरियस बार्ड्स आए थे और जो भी वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल थे वहां पे सारा साउथ में गैदर हुए थे, दैट इज आपका मदुरई में, ठीक है ना, टुगेदर। और उन्होंने कंपोज करी थी वेरियस पोएम्स, ठीक है। तो वेरियस आपके जो भी मॉन्क थे, जो भी आपके वॉन्डरिंग जो मिनिस्ट्रल्स थे, सारे के सारे एक जगह पे आए और उन्होंने टुगेदर कंपोज की थी वेरियस पोएम्स, ठीक है। और ये जो आपकी जो लास्ट गैदरिंग थी, इसमें 2000 पोएम्स कलेक्टेड करी गई थी और वो जो 2000 पोएम्स थी उनको 8 बुक्स में कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो ये जो पोएम्स थी कंपाइल्ड इन 8 बुक्स, ओके। ओके, अगर हम देखें ये जो आपकी संगम लिटरेचर है, ठीक है, ये टोटली रिटन है इन तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। तमिल लैंग्वेज यूज करी गई है इन आपका संगम लिटरेचर में, ठीक है ना। अच्छा, जो ये जो पोएट्स थे ये बेसिकली मूव करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और कंपोज करते थे पोएम्स, ठीक है। अब ये किसके लिए कंपोज करते थे पोएम्स? ये कंपोज करते थे आपके चीफ्स ऑफ द ट्राइब, जो उनके चीफ्स थे, ट्राइबल के जो चीफ्स होते थे उनके लिए ये पोएम्स कंपोज की जाती थी, ठीक है ना। जिसमें वॉर का हो गया आपका, ठीक है, वेरियस हीरोज के बारे में मेंशन था, तो उनके बारे में आपका क्या कह सकते हैं हम कि ये जो लाइफ ऑफ द चीफ्स हो गई या सम सॉर्ट ऑफ कॉमन पीपल जो भी रहते थे साउथ इंडिया के बारे में, ये संगम लिटरेचर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम सम ऑफ द पोएम्स में ये भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया गया कि उसमें मटेरियल रिमेन्स ऑफ मेगालिथ कल्चर की भी बात कही गई है। तो हमें मेगालिथ कल्चर के बारे में संगम लिटरेचर से भी कुछ एविडेंस मिलता है, ठीक है। संगम लिटरेचर also provide some sort of information with respect to the megalithic culture, ठीक है। अब ये जो चोला, चेरास और जो पांड्यास थे, ये अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट वॉर थे विद वन अनदर, ठीक है ना। ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, कांस्टेंट वॉर थे विद वन अनदर, ठीक है। और बेसिकली काफी ज्यादा पोएम्स भी डिस्क्राइब करती हैं इन वॉर्स को लेके। तो हमें ये जो पोएम्स हैं इनके थ्रू हमें चोला, चेरास एंड पांड्यास के बीच में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो पावर टसल चल रहा था, उसके बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है ना। नाउ अगर हम देखें चोलास की स्पेसिफिकली बात करें तो चोलास जो थे इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड बैटल्स, वो आपका काफी ज्यादा सी में भी एडवांस थे, दैट इज जो आपकी दैट इज उनके पास काफी फ्लीट्स ऑफ शिप्स भी थी और जो कि काफी ये भी आपका एविडेंट है कि उन्होंने चोलास ने अटैक किया था श्रीलंका को और ऑक्यूपाई कर लिया था नॉर्थ श्रीलंका, ठीक है। तो चोलास के पास वेरियस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस फ्लीट्स थी आपकी शिप्स की, तो उनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी और उन्होंने अटैक किया था नदन श्रीलंका को, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए उसको ऑक्यूपाइड भी कर लिया था। लेटर बेसिकली जो वहां के किंग थे उन्होंने उसको छुड़ा लिया था, ठीक है। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पांड्या किंगडम। नाउ ये पांड्या किंगडम है एज पर मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं या फिर मेगास्थनीज के सोर्सेज के थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। एज पर एनसीईआरटी जो मेगास्थनीज है उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये बताया है कि
ये जो पांड्या किंगडम है इट वॉज फाउंडेड बाई दी वुमेन रूलर, एक वुमेन रूलर ने इस पांड्या किंगडम को फाउंड किया था। साथ ही साथ इसकी वो एक वेरी लार्ज आर्मी को भी होल्ड करती थी, ठीक है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइड करवाई गई है, दैट इज जो किंग्स ऑफ केरला थे उनमें से एक काफी ग्रेट हीरो माना जाता है और उनका नाम था नेदुन चेरला दान, ठीक है ना। तो ये चेरा किंगडम से बिलोंग करते थे। उसमें से ये कहा जाता है कि उन्होंने कॉन्कर्ड किया था मैनी किंगडम्स को, ठीक है ना। तो ही कॉन्कर्ड मैनी किंगडम्स। एट द सेम टाइम उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कैप्चर्ड भी किया था वेरियस रोमन फ्लीट्स, जो रोमन ट्रेड करने के लिए आते थे उनकी फ्लीट्स को भी इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है ना, फ्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, सब टॉपिक है दैट इज द रोमन ट्रेड, द रोमन ट्रेड। रोमन ट्रेड के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम ये कहें कि जो मालाबार कोस्ट है और जो ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है वो फ्रीक्वेंटली विजिटेड किया जाता था बाय रोमन शिप्स और वो ट्रेड के लिए आते थे, ठीक है ना। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज मालाबार कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और यहां पे रोमन्स के शिप्स आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। वो सर्च करते थे कहां पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, जो भी उनको कमोडिटीज चाहिए थी और वो ट्रेड करते थे। मोस्टली इन्हीं आपका मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में जो भी पोर्ट्स थे उनके थ्रू वो ट्रेड करते थे, ठीक है। अगर हम रोमन एम्पायर के बारे में देखें, जो एम्पायर ऑफ रोम था ना वो कंट्रोल करता था मोस्ट ऑफ द लैंड्स ऑफ मेडिटेरेनियन उस टाइम पे, और वो ग्रेट डिमांड करता था इंडियन लग्जरी गुड्स की, यानी इंडियन मार्केट्स, इंडियन की जो लग्जरी गुड्स की जो मार्केट्स थी वो रोम में काफी ज्यादा आपकी वाइड थी और उसकी काफी ज्यादा डिमांडेड थी। स्पेशली जो चीजें प्रिफर की जाती थी इंडियंस की वो थी आपकी स्पाइसेस, वेरियस टेक्सटाइल्स, ठीक है, और आपका प्रीशियस स्टोन्स। ये सारी की सारी चीजें अलॉन्ग विद अदर थिंग्स कमोडिटीज ये काफी ज्यादा रोमन्स प्रिफर्ड करते थे, ठीक है ना। अगर ना जो रोमन्स हमने देखिए काफी ट्रेड करते थे, ठीक है ना। और अगर हम ये देखें कि रोमन्स कौन सा ट्रेड रूट अपनाते थे या फिर सिंपली हम देखें कि कौन सा सी रूट करते थे जो इंडिया में आने के लिए, ठीक है ना। तो रोमन्स क्या करते थे, तो रोमन सबसे पहले आपका रेड सी से आते थे, ठीक है ना। रेड सी को क्रॉस करते हुए वो आते थे अरेबियन सी, और अरेबियन सी के बाद इधर अगर उनको आपका वेस्ट कोस्ट में जाना होता था तो वो आपका अरेबियन सी के थ्रू डायरेक्टली आपका मालाबार कोस्ट पे आ जाते थे, और अगर उनको ईस्ट कोस्ट में जाना होता था तो ईस्ट कोस्ट में उनको जाने के लिए आपका दैट इज स्ट्रेट ऑफ मन्नार को क्रॉस करना पड़ता था, स्ट्रेट ऑफ मन्नार। उसको क्रॉस करने के बाद वो लोग आपका ईस्ट कोस्ट पे जाते थे, ठीक है ना, ईस्ट कोस्ट। तो अगर एक रफली में मैप बनाओ इंडिया का साउथ का, ठीक है, तो ये आपका ये पोर्शन हो गया, ये आपका मालाबार कोस्ट हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, और समवेयर अराउंड हियर यहाँ पे ये रेड सी हो गया। तो वो रेड सी को क्रॉस करते हुए ये पाथ फॉलो करते थे अरेबियन, और डायरेक्टली अगर उनको मालाबार कोस्ट में जाना था तो वो यहाँ पे चले आते थे। और उसी के बाद ये श्रीलंका है, श्रीलंका में ये जो कनेक्ट है दैट इज दी स्ट्रेट ऑफ मन्नार। अगर उनको ईस्ट कोस्ट में जाना होता था तो वो ये रूट फॉलो करते थे, यहां से ये पास करके स्ट्रेट, और फिर डायरेक्टली वो आपका ईस्ट कोस्ट में जाते थे। तो ये उनका बेसिकली एक सी रूट था इंडिया में आने के लिए और ट्रेड करने के लिए, जो वो अपना कोर्स फॉलो करते थे, ठीक है। अब जो है रोमन्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जो शिप्स थे उसको इंडियन गुड से भरते थे और बेसिकली इंडिया को पे करते थे इन गोल्ड में, ठीक है ना, और बेसिकली रिटर्न हो जाते थे यूरोप आपका हमारा गुड्स लेके। तो उस तरीके से जो रोमन्स थे वो इंडिया में लाते थे बुलियंस, ठीक है ना, वेरियस गोल्ड्स लेके आते थे और काफी ज्यादा इस तरीके से प्रॉस्परस ट्रेड करते थे वो साउथ इंडिया के साथ। साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम्स थे, तो साउथ हमेशा से ही फ्लरिशिंग रहा है, और स्पेशली रोमन ट्रेड में, क्योंकि रोमन्स उनसे काफी ज्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है ना। अच्छा, जो रोमन्स थे, अब क्या होता है कि अगर जैसे एक शिप जो है, अब वेरियस पार्टीज थी रोमन्स की, वेरियस अलग अलग ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आते थे, ट्रेड करते थे इंडिया में और वापस गुड्स लेके जाते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता था, जो रोमन्स थे वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी छोड़ जाते थे, ताकि अगर एक शिप जो भर के गया है तब तक जो तक दूसरा है तब तक जितने भी गुड्स चाहिए हैं हमें, वो सारा सारा उसका स्टॉक
लगा लिया जाए और जैसे ही शिप आए उसमें लोड करके फिर से रोम को सेंड कर दिया जाए। तो उसके लिए रोमन्स कुछ यहाँ पे इंडिया में रहते भी थे, ठीक है। तो रोमन्स ऑल्सो लिव्ड इन इंडियन टाउन्स, ऑल्सो लिव्ड इन वेरियस इंडियन टाउन्स में रहते थे। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता था, जो साउथ इंडिया, और बेसिकली ये जो रहते थे ना साउथ इंडिया कोस्ट में ही रहते थे, ठीक है। तो वो कलेक्ट करते थे गुड्स वेरियस अलग अलग मर्चेंट से, अलग अलग जगह से, और बेसिकली शिपमेंट को रेडी रखते थे। जैसे ही शिप आएगा उसको उस पर लोड करके भेज दिया जाएगा। अगर हम एक सच टाउन की बात करें तो मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट हमें पता चलता है, उसका नाम एनसीईआरटी में भी मेंशन दे रखा है, और वो है आपका अरिकामेदु। अरिकामेदु नाम का एक टाउन है, ठीक है ना, जो कि यहां पे रोमन्स यहां पे रहते थे, ठीक है ना। और ये जो अरिकामेदु है ये काफी क्लोज है टू दी पौंडीचेरी, काफी क्लोज है ये पौंडीचेरी के, ठीक है, जिसको एक्सकेवेट किया गया है। वहां पे हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पे जो रोमन्स थे, यहाँ पे रोमन्स रहते थे, यहाँ पे जो रोमन्स ने यहाँ पे सेटल किया था, अपना सेटलमेंट बनाया था। तो हमें वेरियस एक्सकेवेशन के थ्रू वेरियस आपके रोमन ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुए हैं, यहाँ से वेरियस हमें रोमन्स ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि रोमन्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है ना। शिप्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स, यहां से जो शिप्स थे वो, यहां से जो पोर्ट से शिप लोड होते थे वो जाते थे साउथ ईस्ट एशिया में भी, और सम इंडियन मर्चेंट्स भी थे जो कि ट्रेड करते थे उसको चाइना एज वेल। तो यहाँ के जो पोर्ट्स थे उससे हम अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ठीक है, नॉर्मल अगर हम इसको एक लोकेशन की बात करें, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात करें, तो हम साउथ ईस्ट यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपका पोर्शन आ जाएगा दैट इज मलेशिया वाला पोर्शन आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के आपके रीजन है, ये आ जाएगा। एंड सम इंडियन मर्चेंट्स होते हैं वो चाइना पे ट्रेड करते थे इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न के। ऑल्दो अगर हम देखें कि जो क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, टेक्सटाइल थी, स्पाइसेस थी। अपार्ट फ्रॉम सेट कि वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स भी होते थे जो कि साउथ से आपको एक्सपोर्ट किए जाते थे, ठीक है ना। और ये जो इसीलिए जो सदर्न किंगडम है ये काफी ज्यादा प्रॉस्परस थे, बिकॉज यहाँ पे फ्लरिशिंग ट्रेड रहा था, चाहे वो रोमन्स के थ्रू हुआ या फिर आपकी इंडियंस की जो आपकी कमोडिटी थी या इंडियन की जो गुड्स थी उनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में थी, ठीक है ना। और वेरियस ज्यादा पोर्ट्स पे स्टैब्लिश थे आपके सदर्न साइड में, इसीलिए वो प्रॉपर फ्लरिशिंग ट्रेड था साउथ में, और साउथर्न के जो किंगडम्स थे वो काफी ज्यादा जो वेल्थ है वो होल्ड करते थे, ठीक है। Now next is the life of the people. Life of the people. तो वहां पे रूरल दैट इज विलेज लाइफ और अर्बन लाइफ दोनों ही एग्जिस्ट करती थी। नाउ जो अर्बन लाइफ थी या फिर अर्बन टाउन्स जो टाउन्स थी उनमें वेरियस मर्चेंट्स, ट्रेडर्स अलॉन्ग विद क्राफ्ट्समैन रहते थे, ठीक है ना। और ये जो मोस्टली प्रेफर करते थे ये रहना ऑन कोस्ट, बिकॉज वहां से ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना काफी इजी होता था। दूसरा, ये जो किंगडम्स थे इनको किंग रूल करता था और किंग के रूल को असिस्ट करते थे वेरियस उनके एडवाइजर्स। और ये जो एडवाइजर्स थे अगर हम देखें तो ये मोस्टली ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम किंग जनरल असेंबली का भी हमें एविडेंस मिलता है, दैट इज जनरल असेंबलीज, जो कि जनरल असेंबली जो है वो कंसिस्ट करती हैं सारे के सारे ऑल द विलेज चीफ्स। तो इट इनकम्पासेस ऑल विलेज चीफ्स, इनको बना के और इनको मिला के आपका वेरियस जनरल असेंबलीज होती थी जो कि डिसीजन लेती थी वेरियस मैटर्स, ठीक है। अगर कोई वॉर के लिए कहीं जाना है या फिर किसी से वॉर करनी है या फिर किसी पर्सन को पनिश करना है किसी भी उसके क्राइम के लिए, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी सभा और ये जनरल असेंबली करती थी, ठीक है। उसके बाद जो किंग था, किंग कलेक्ट करता था, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कलेक्ट करे टैक्सेस फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट्स, जो कि रेंज करते थे, चाहे वो हर्ट्समैन हो, क्राफ्ट्समैन हो और मर्चेंट्स हो, ठीक है ना। तो ये सबसे टैक्स लेते थे, ठीक है। और स्पेशली उन मर्चेंट से ज्यादा टैक्स लेते थे जो कि ट्रेवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर या फिर ट्रेड करते थे गुड्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि एज ए होल लाइफ जो थी वो काफी सिंपल थी, एज ए होल जो लाइफ थी वो सिंपल थी और कॉम्प्लेक्स नहीं थी,
कि पूरे दिन वर्क के बाद वो लोग अम्यूजमेंट एक्टिविटीज भी काफी करते थे, ठीक है, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज भी प्रिफर करते थे। अब इसमें आ जाएगी आपकी गैम्बलिंग एंड प्लेइंग गेम्स, वेरियस गेम्स खेलते थे वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। ओके, नाउ वो म्यूजिक भी प्रेफर करते थे, म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री रिसाइटेशन, ये भी उनके कल्चर में आपका इम्बाइब था, ठीक है। हमें ये जो म्यूजिक और डांस के जो है इसके भी एविडेंस मिले हैं, इट इज बिकॉज वेरियस हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, ठीक है। सो एविडेंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमें काफी मिले हैं। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इट रेंजेस फ्रॉम वेरियस सच एज पाइप्स हो गए, फ्लूट्स हो गए, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए और ड्रम भी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि यहां पे दैट इज साउथ में कि स्पेशल म्यूजिक होता था फॉर डिफरेंट आवर्स, दैट इज स्पेशल म्यूजिक फॉर डिफरेंट आवर्स ऑफ डे, फॉर डिफरेंट आवर्स ऑफ डे एंड नाइट, तो उसके अकॉर्डिंग भी म्यूजिक होता था। तो ये हो गया आपका लाइफ ऑफ द पीपल। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। इस टाइम अगर हम रिलीजन के बारे में देखें तो इसमें हमें मिलता है कल्चरल एसिमिलेशन। ये कल्चरल एसिमिलेशन जो है ये हमें विटनेस होता है साउथ में। इट इज बिकॉज जो साउथ इंडिया के जो पीपल थी तो वो क्या करते थे कि वो जो नॉर्थ में जो रिलीजियस आइडियाज और जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी सच एज आपका वर्शिप ऑफ वैदिक गॉड्स हो गया, और जो वेरियस डॉक्ट्रिन्स थी आपकी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, दैट इज वर्शिप ऑफ वैदिक गॉड्स, वेरियस डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो ये साउथ के लोग फॉलो करते थे। एट द सेम टाइम जो साउथ इंडिया के जो लोकल गॉड्स थे, यानी जो ओल्डर आपके उनके जो गॉड्स थे और गॉडेसेस थी, वो उनको भी अलॉन्ग विद देयर ओन रिलीजियस सेरेमनी से आपको उनको भी वर्शिप करते थे। वन सच गॉड थे वहां पे मुरुगन, और इन गॉड को कंसिडर किया जाता है कि ये हिल पीपल्स के गॉड हैं, ठीक है। हिल्स पे जो लोग रहते हैं ये उनके गॉड हैं, और मुरुगन को नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय और स्कंद नाम से भी जाना जाता है, और ये आपके साउथ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लवेड गॉड हैं ऑफ तमिल पीपल के, ठीक है। उनको ये बिलीव किया जाता है यूज्ड टू लिव इन द हिल्स, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो है ये हैं आपके गॉड ऑफ वॉर एंड स्ट्रेंथ। गॉड मुरुगन को गॉड ऑफ वॉर एंड स्ट्रेंथ से रिलेट किया जाता है, ठीक है। और इनको भी वेरियस सैक्रिफाइसेस दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग ऑफ प्रेयर्स, वेरियस प्रेयर्स को चैंट करके इनको सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे। अलॉन्ग विद ये जो आपके ओल्ड गॉडेसेस थे, अलॉन्ग विद जो नॉर्थ के जो रिलीजियस आइडियाज थे और जो वेरियस डॉक्ट्रिन्स थी, उसी के साथ ही साथ साउथ में एक और आपका रिलीजियस आइडिया फॉलो होता था, दैट इज द हीरो वर्शिप। अब ये जो हीरो वर्शिप है ये वो आपके पीपल्स होते थे कि जो आपके ब्रेव वेरी हीरोज होते थे, ब्रेव डाइड, इसके जो ब्रेव मैन है वो ड्यूरिंग फाइटिंग के डाई हो गए और उनको वर्शिप किया जाता था, ठीक है। एट द सेम टाइम हमने देखा जो हिल के लोग हैं वो मुरुगन को करते थे वर्शिप, इट इज बिकॉज जो मुरुगन को कंसिडर किया जाता है कि वो हिल गॉड है। इसी तरीके से जो आपके पीपल रहते थे कोस्ट पे वो सी गॉड को वर्शिप करते थे, ठीक है। उसकी दूसरी तरह अगर मैनी सेंचुरीज तक हम देखें जो तमिल्स हैं वो इसी तरीके से रहे अनलेस एंड अनटिल जो पल्लवा किंग आए 6th सेंचुरी में, फिर उन्होंने स्टैब्लिश किया लार्ज किंगडम, ठीक है। सो पल्लवा केम इन 6th सेंचुरी एंड सक्सेसफुली established a large kingdom. Large kingdom. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिश्चियनिटी। नाउ ये जो क्रिश्चियनिटी है ये 1st सेंचुरी एडी में आपका वेस्टर्न एशिया में ये न्यू रिलीजन एमर्ज हुआ था, वेस्टर्न एशिया, और वेस्टर्न एशिया से ये फिर इंडिया में इसने एंटर किया था, ठीक है। और ये जो अगर हम देखें कि ये जो क्रिश्चियनिटी है
ये प्रीच करता है बाय जीसस क्राइस्ट, ठीक है, इसको प्रीच करते हैं बाय जीसस क्राइस्ट। और ये जो बेस्ड है ऑन द अर्लियर ज्यूइश रिलीजन, जो कि हमें सिखाता है दैट इज द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड, ठीक है, दैट इज क्रिश्चियनिटी, तो जो कि बेस्ड है ज्यूइश रिलीजन पे, जो कि बिलीव करता है इन द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड, सिंगल गॉड, ओके। और यह भी माना जाता है कि ये जो क्राइस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मसीहा की तरह ट्रीट नहीं करना है और सिर्फ मैसेंजर की तरह ट्रीट नहीं करना है, बट ही वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सन ऑफ द गॉड, ठीक है। जो जीसस है वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द लव, ठीक है ना, विच गॉड हैज फॉर मैन, जो कि गॉड को है मैन के लिए, इट इज बिकॉज हु इज क्रिएटेड बाय द गॉड, ठीक है। जो मैन जो है, जो गुड लाइफ्स को लीड करते हैं, उनकी जो सोल होती है वो हेवन में जाती है और फाइनली रीयूनाइट हो जाती है विद द गॉड के साथ, ठीक है। और जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी को वेरियस फॉर्म में स्प्रेड किया गया था ऑल ओवर यूरोप, जहां पे वो एक डोमिनेंट रिलीजन बना। इन इंडिया में अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो हमें फर्स्ट अपीयर होता है अमंग द पीपल ऑफ मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट अपीयर होता है हमें जो पीपल हैं ऑफ मालाबार कोस्ट। और अगर हम बात करें जो एरियाज नियर चेन्नई, इनके पास के जो पीपल थे, उन्होंने ये फर्स्ट एनकाउंटर किया था, दैट इज द न्यू रिलीजन क्रिश्चियनिटी। हमें काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी मिले हैं जो कि ये शो करते हैं कि 17वीं सेंचुरी में देयर वर क्रिश्चियन इंडियन कम्युनिटीज थी जो कि केरला में रहती हैं। तो एज पर वेरियस इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ये हमें प्रोवाइड करवाती है कि 7वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी जो कि लिव करती थी नियर केरला में, ठीक है ना। जो अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स हैं, दे बेसिकली यूज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज अ न्यू सिस्टम ऑफ काउंटिंग ईयर्स, कि जो डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट है उसको एक न्यू सिस्टम बना लिया गया है कि कैसे हम ईयर्स को काउंट करेंगे, ठीक है, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं। बीसी दैट इज बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड एडी दैट इज द आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ये जो सिस्टम ऑफ डेटिंग है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आज भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ इंडिया। अब जो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो यहां पे काफी ज्यादा फॉरेनर्स आए थे, और ये जो फॉरेनर्स आए थे ये आए थे बिटवीन द 200 बीसी टू 100 सेंचुरी एडी, रफली हम 300 इयर्स बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ वो इंडिया में सेटल्ड हुए और उन्होंने अपना कल्चर जो वो लेके आए थे, साथ ही साथ जो इंडिया का जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उसमें काफी ज्यादा मिक्सअप हुआ, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपली अगर हम कहें जो अपना वो कल्चर लेके आए तो उन्होंने एक अनदर वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में आके, ठीक है। अब ये थे कौन कौन? ये थे आपके बैक्ट्रियन ग्रीक्स, ठीक है। सो दीज आर बैक्ट्रियन ग्रीक्स। नेक्स्ट आपके पार्थियंस एंड दी शकास एंड कुशानास। तो ये आपके वेरियस एम्पायर्स थे, या फिर हम अगर हम कहिए वेरियस फॉरेनर्स थे जिन्होंने आके अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ग्रीक्स को छोड़ दें, अगर हम ग्रीक्स को एक्सेप्शन दे दें, ऑल अदर जितने भी हैं दैट इज द पार्थियन, शकास एंड द कुशानास, ये सारे के सारे आए थे आपके सेंट्रल एशिया से। दे ऑल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। अगर हम देखें कि जो फर्स्ट ओकेजन था व्हेन पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया वर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर बट एट द सेम टाइम वो अब पार्ट भी बन गए थे एक इंडियन पॉपुलेशन का। तो सेंट्रल एशिया का अब क्या हुआ था, इंडियन आपकी पॉपुलेशन से फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में। फर्स्ट दैट इज इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बारे में अगर हम देखें, जो ग्रीक्स के जनरल्स थे, ठीक है, जो अलेक्जेंडर के जो ग्रीक जनरल थे, उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा सेटअप कर लिया था रूलर्स इन ईरान एंड अफगानिस्तान। और ये जो किंग्स के जो डिपेंडेंट्स थे, अब उनको लग रहा था कि यहां से हम जो नदर्न इंडिया है जो कि काफी ज्यादा रिच और प्रॉस्पेरस है, वो अपने ट्रेड के लिए माना जाता है, वहां की जो कमोडिटीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं,
ठीक है, तो क्यों ना अब उनपे आपका क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। एट द सेम टाइम क्या हो रहा था कि मॉडर्न एम्पायर का भी डिक्लाइन हो चुका था, दैट इज या फिर डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। तो अब ये डिफिकल्ट नहीं होगा फॉर ग्रीक्स इनके लिए कि वो कॉन्कर कर पाए वेरियस पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड काबुल वैली, ठीक है ना। अब ये जो था ये प्रोविंस किया जाता है कंसिडर ऑफ गांधार का, ठीक है, इन विच जो इंडियन और इंडो ग्रीक किंग्स जो थे वो आपके आए और वहां पे उन्होंने रूल किया, दैट इज द प्रोविंस ऑफ गांधार। यहां पे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। और बेसिकली ये जो इंडो ग्रीक्स थे इन्होंने काफी ज्यादा कॉइन्स को मिंट किया था, दे मिंटेड वेरियस कॉइन्स, और इन्हीं कॉइन्स के थ्रू हमें इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में और काफी ज्यादा और इंफॉर्मेशन हमें इनकी प्रोवाइड होती है। ओके, इनके बारे में अगर हम ये रिलीजन के बारे में देखें, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, कि ये हमें पता चलता है कि सम ऑफ दे बिकेम बुद्धिस्ट, ठीक है, सच एज जो किंग मिनेंदर थे ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे या फिर ये बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अदर वर्शिप विष्णु एज वेल, अदर वर्शिप विष्णु। सो क्या दिख रहा है हमें कि आपका बुद्धिज्म भी आपको वो लोग वर्शिप कर रहे हैं, विष्णु को भी वर्शिप कर रहे हैं, तो सम सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक कल्चर का क्लियरली विजिबल है, दैट इज मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक कल्चर। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके शकास। नौ शकास के बारे में अगर देखें तो जो शकास थे दे केम टू द वेस्टर्न इंडिया, इन्होंने अपने आप को वेस्टर्न इंडिया में स्टैब्लिश किया था, वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने स्टैब्लिश किया था स्पेशली। और जो भी उस टाइम के सिंध और सौराष्ट्र में आपकी जो भी प्रिंसिपैलिटीज स्टैब्लिश थी उनको ओवरलैंड करके इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था, सिंध एंड सौराष्ट्र। और ये फाइनली सेटल्ड हुए थे इन दी कथिवार रीजन, कथिवार एंड मालवा रीजन में इन्होंने अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेटल किया था, ठीक है। और बेसिकली अगर हम ये जो देखें सकास जो थे ये कांस्टेंट वॉर में थे, दे वर वॉर विद द सातवाहनास, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉर थे विद द सातवाहनास पावर। ओके, और इनके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट किंग्स है दैट इज द रुद्रदमन, जो कि इनके वन ऑफ द बेस्ट नोन किंग थे, जिन्होंने इवन स्टॉप किया एक्सपेंशन ऑफ सातवाहना पावर टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। जब सातवाहना अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे थे तो किसने आपको उसको चेक किया था, दैट इज द रुद्रदमन ने उनको चेक किया था, ठीक है। और ये जो सकास थे इवन दे themselves नॉट एक्सपेंड टू द नॉर्थ, वो अपने आप को भी नॉर्थ में एक्सपेंड नहीं कर पाए थे, इट इज बिकॉज एक न्यू प्रिंसिपैलिटी स्टैब्लिश हो गई थी दैट इज कुशानास। कुशानास ने इवन उनको भी नॉर्थ में एक्सपेंड नहीं करने दिया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो आपकी प्रिंसिपैलिटीज आएंगी दैट इज द कुशानास। ओके, नाउ अगर हम कुशानास के बारे में देखें तो इनका ओरिजिनल होम के अगर हम बारे में देखें तो इनको कंसिडर किया जाता है कि ये लोग चाइनीज तुर्किस्तान से आए हैं, बेसिकली तुर्किस्तान से अराइव किया था इन्होंने अफगानिस्तान में इन दी फर्स्ट सेंचुरी एडी में आए थे ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया था इंडो ग्रीक्स को, शकास एंड पार्थियन को, एंड फाइनली इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था अपने आप को यहां पे तक्षशिला में, ठीक है। तो इन्होंने किसको आपको डिथ्रोन किया था कि आपके वहां पे इंडो ग्रीक्स जो इससे पहले थे शकास एंड पार्थियंस को डिस्प्लेस कर दिया था और अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया था कहां पे, तक्षशिला में, ठीक है। एंड साथ ही साथ इन्होंने पेशावर पे भी अपना कंट्रोल को काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया था। लेटर यह भी माना जाता है कि इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था होल ऑफ पंजाब प्लेन, ठीक है। सो लेटर इन्होंने होल ऑफ पंजाब प्लेन में भी काफी ज्यादा अपना कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर लिया था, पंजाब प्लेन। और
धीरे धीरे ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपना कंट्रोल एक्सटेंड करते गए इवन ओवर द गंगा प्लेन, ठीक है, दैट इज द वेस्टर्न गंगा प्लेन, और इनका इसी चक्कर में जो मथुरा है वो इंपॉर्टेंट सेंटर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद पहले, उसके बाद फिर फर्दर इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया एंड रीच अप टू द वेस्टर्न गंगा प्लेन, और मथुरा इनमें दैट इज द कुशानास में एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, ठीक है ना, एन इंपॉर्टेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इन द सदर्न पार्ट ऑफ द किंगडम्स, जो किंगडम था वो डिवाइडेड था वेरियस सत्रपीज में। जो सदर्न पार्ट इनका जो किंगडम का था उस वो काफी डिवाइडेड था, इनका सदर्न पार्ट ऑफ किंगडम वो सत्रपीज में डिवाइडेड था। अभी सत्रपीज क्या है? सो सत्रपीज, और हम कह सकते हैं उसको प्रोविंसेस, ठीक है। नाउ सत्रपीज जैसे अलग अलग आपका जो भी रीजन है उसको इन्होंने सत्रपीज और प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिनको रूल करेंगे बाय गवर्नर्स, जिनको वो लोग कुशानास अपॉइंट करेंगे, गवर्नर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो कनिष्का है वो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस कनिष्का किंग है, सॉरी आपका कुशानास किंग है। कनिष्का वॉज एन इंपॉर्टेंट कुशाना किंग, ठीक है, जिन्होंने अपने नदर्न इंडिया के जो पूरा एम्पायर था या किंगडम था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, ठीक है ना। He even led his army as far as Central Asia. That is because वो लोग सेंट्रल एशिया से उन्होंने वहां पे अपनी आर्मीज को भी लेके गए थे फाइट करने के लिए, ठीक है। और जो कुशानास थे वो इसी तरीके से आ गए थे कॉन्फ्लिक्ट में विद चाइनीज आर्मीज, जो कि हन एम्पायर थी, जो कि स्टैब्लिश थी सेंट्रल एशिया में। तो उनको कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था चाइनीज आर्मी से हन एम्पायर में, जो कि सेंट्रल एशिया में पहले से ही स्टैब्लिश थी, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हमें एक स्टैच्यू भी मिलता है कनिष्का का मथुरा में, जो कि शो करता है कि वो एज अ काफी वेल बिल्ट मैन थे, काफी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आपका इंप्रिंट करता है हमारे सामने, ठीक है ना। वो जो अगर हम देखेंगे जो कनिष्का है, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को मानते थे, ठीक है ना। एट द सेम टाइम वो काफी ज्यादा डोनेट भी करते थे बुद्धिस्ट की बिल्डिंग को और वेरियस मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट करने या बनाने के लिए उसका, और उनका एक्सट्रीम इंटरेस्ट था कि काफी ज्यादा रिलीजियस डिबेट्स में, और इसका हमें एविडेंस मिलता है कि उन्हीं की रेन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कन्वीन करी गई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को भी कन्वीन किया गया था, ठीक है, उन्हीं की रेन में। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अभी हमने देखा था कि यहां से ये जो फॉरेनर्स आए थे अपना कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर को भी इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया था। तो क्या क्या चीजों एक्सचेंज हुई थी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नेक्स्ट टॉपिक है एज पर दिस एनसीईआरटी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज में देखें कि नंबर ऑफ न्यू आइडियाज ऑन रिलीजन आए थे, आर्ट्स आए थे एंड साइंस एंटर किया था विद दीज, ये जो फॉरेनर्स थे, ठीक है ना, और इन्होंने काफी ज्यादा इंपैक्ट किया इंडियन लाइफ को, और नंबर ऑफ चेंजेस हमें विटनेस मिलते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि इंडिया क्लोज कांटेक्ट में आ गया था विद द ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, द फर्स्ट टाइम इंडिया केम इन क्लोज कांटेक्ट with the Iran and Western Asia. ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। अब अच्छा काफी ज्यादा ट्रेड भी होता था, तो ट्रेड स्टैब्लिश हुआ, ये जो कॉन्टेक्ट है बिटवीन नॉर्दर्न इंडिया और बेसिकली जो सेंट्रल एशिया के बीच में, तो ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रॉस्परस हुआ, ट्रेड कॉन्टेक्ट भी established हुए between the India and Central Asia. Now जो Indian goods थे they were taken to town and ports of Mediterranean Sea, ठीक है ना। At the same time अगर हम देखें जो इंडिया का जो ट्रेड था with the port of Alexandria, जो कि था at the mouth of river Nile in Egypt, इतनी दूर तक हमें ये पता चलता है कि हम जो इंडियंस थे एट दैट टाइम इतना ज्यादा ग्रेट डिस्टेंस पे भी हम क्या करते थे, हम अपना ट्रेड करते थे, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया तक भी हम ट्रेड करते हैं और इसके एविडेंस भी काफी ज्यादा मिले हैं। सो एट द सेम टाइम अगर हम देखें इसी चक्कर में जब बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड था कि आपका चाहे वो ईरान हो, वेस्टर्न एशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, या इवन आपका मेडिटेरेनियन सी तक जितने भी पोर्ट्स हैं, या पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया था जो कि कथित था एट द माउथ ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट में, तो वेरियस
आपके ट्रेड टाउन्स स्टैब्लिश हुए थे। वेरियस इट लीड्स टू द एमर्जेंस ऑफ वेरियस ट्रेड टाउन्स, ठीक है ना। और वो ट्रेड टाउन्स अगर हम बात करें तो वो ट्रेड टाउन्स हैं सच एज तक्षशिला, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका मथुरा एंड उज्जैनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कहां पे, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और ये ट्रेड टाउन्स एमर्ज हुए जब काफी ज्यादा प्रॉस्परस ट्रेड हुआ था और ये काफी इंपॉर्टेंट बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द आर्ट। तो आर्ट में हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कि टू इंपॉर्टेंट स्कूल, वन इज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ स्कल्पचर, वो एमर्ज हुआ था आपका, ठीक है। तो ये जो आपका गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, ये रिजल्ट था, इट इज बिकॉज कि जो वेस्टर्न एशिया के जो स्कल्पचर थे, ग्रीक स्कल्पचर थे, वो अब कॉन्टेक्ट में आ गए थे इंडियंस के, ठीक है। तो इट इज बिकॉज कि वो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज में आपके आके रहने लगे थे और वो बनाते थे वेरियस स्कल्पचर्स, दैट इज इमेजेस ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन गॉड्स के बनाते थे, जो पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन थे। तो जो इंडियन आर्टिस्ट थे जो उनके साथ वर्क कर रहे थे इन दी गांधारा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हुए इन न्यू स्टाइल ऑफ स्कल्पचर में और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो वेरियस स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा बनाई या जो अदर सीन्स बनाए रिलेटेड टू द बुद्धा लाइफ, वो रिजेंबल करते हैं ग्रीक स्टाइल। और ये जो टाइप है ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट केम टू बी नोन एज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। और ये जो आर्ट है, ये जो पॉपुलर नहीं थी सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पंजाब एंड अफगानिस्तान में, ये इवन पॉपुलर थी इन दी मॉडर्न अफगानिस्तान में। इट इज बिकॉज हमें काफी ज्यादा रिमेन्स मिले हैं गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट के, हमें वहां पे ज्यादा काफी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट था दैट इज दी मथुरा, ओके। सो मथुरा में बेसिकली अगर हम देखें जो इंडियन स्कल्पचर थे, उन्होंने एक अपनी डिस्टिंक्टिव स्टाइल को फॉर्म किया था जो कि रिजेंबल नहीं करती थी या वो ज्यादातर रिलेट नहीं करती थी जो ग्रीक के एलिमेंट्स थे, यानी ग्रीक आपकी जो गांधारा आर्ट थी उससे एलिमेंट्स नहीं मिलते थे, ठीक है ना। और दो जो इमेजेस वो भी बनाते थे बुद्धिस्ट की, पर उसमें आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा स्कल्पचर गांधारा आर्ट से रिजेंबल करता है और कौन सा स्कल्पचर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो दो स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स एमर्ज हुए, दैट इज द गांधारा एंड द मथुरा, और दोनों के ही अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज द रिलीजन। नाउ इस टाइम क्या हुआ था कि तो बुद्धा को तो काफी ज्यादा वर्शिप करते ही थे, बट बुद्धा के साथ साथ में अब वेरियस अदर होली पर्सन दैट इज बोधिसत्वास को भी काफी इंपॉर्टेंट देने लगे थे बुद्धा along with बोधिसत्वास। और इन बोधिसत्वास के बारे में बताया गया है एज पर एनसीईआरटी कि ये जो बोधिसत्वास है ये काफी रिस्पेक्टेड है। इट इज बिकॉज दे आर होली पर्संस, ये होली पर्सन है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली रहते थे अर्थ पे बिफोर द बुद्धा, यानी बुद्धा के बर्थ से पहले ये लोग रहते थे, ठीक है। तो इनको बोधिसत्वास कंसीडर किया एज पर दिस ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी स्टोरीज हैं जो कि बोधिसत्वास से रिलेटेड हैं, जिसमें जो मेंशन है जतका टेल्स में, ठीक है ना। एट द सेम टाइम जो बुद्धिज्म है हैड चेंज अ वेरी ग्रेट डील बाय नाउ, कि बुद्धिज्म जो उस टाइम जो एमर्ज हुआ था दैट इज वो काफी ज्यादा चेंजेस हो गया था, बिकॉज ये अब एक सिंपल रिलीजन नहीं था, इट वॉज नो लॉन्गर द सिंपल रिलीजन। नाउ इस टाइम जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया था अमंग टू सेक्ट्स, फर्स्ट महायाना एंड सेकेंड इज हीनयाना। ना ये जो महायाना है इसमें काफी राइट्स एंड सेरेमनीज होते थे, राइट्स एंड सेरेमनीज, ओके। एट द सेम टाइम इनमें वर्शिप किया जाता था वेरियस सेंट्स को, जो इससे रिलेटेड इस आइडियोलॉजी या फिर इस आपका जो डिवीजन हुआ था महायाना आइडियोलॉजी से जो रिलेटेड सेंट्स थे उनको भी काफी ज्यादा वर्शिप किया जाता था। एट द सेम टाइम इनके जो मॉन्क्स थे, ठीक है, वो भी काफी पावरफुल होते थे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया ने ये जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था दैट इज द महायाना, इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया था। स्टिल इंडिया में क्या था कि वो लोग हीनयाना बुद्धिज्म को मानते थे, यानी हीनयाना बुद्धिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो महायाना बुद्धिस्ट थे तो वो सेंट भी करते थे अपनी मिशनरीज, ठीक है ना। तो वो वेरियस अपने
मिशनरीज को सेंड करने थे चाइना में, ओके, और बेसिकली चाइना में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसकी आइडियोलॉजीज दैट इज महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को क्या कर पाए, प्रोपोगेट कर पाए। ठीक है, नाउ मिशनरीज चाइना भेजते थे जो कि अकंपनीड किए जाते थे बाय द इंडियन मर्चेंट्स जो कि चाइना जाते थे। ठीक है, अगर आप थ्रू आउट द बुद्धिज्म देखें जो उसका प्रोपोगेशन हुआ या जो स्प्रेड हुआ, तो वेरियस ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट इज बिकॉज जो मर्चेंट्स थे या फिर ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते हुए जाते थे, तो फिर जो भी उनका कोर्स होता था या फिर जो भी उनका रूट्स होता था, तो वो उस रूट के थ्रू बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करते हुए जाते थे। ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर हम ये भी देखें एज पर एनसीईआरटी की, सून बुद्धिज्म जो था वाज टू स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया एंड चाइना। बुद्धिज्म सून स्टार्टेड टू स्प्रेड, सेंट्रल एशिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ एंड चाइना में भी काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। ओके, एक अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इंडियन कम्युनिकेशन का, जो कि वेस्टर्न एशिया से जब स्टार्ट हो गया था कॉन्टेक्ट, दैट इज जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो इंडियन हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो कंपेयर करने लगे थे अपनी नॉलेज विद द ग्रीक नॉलेज से। ठीक है, यानी कंपेयर कर रहे थे कि जो नॉलेज हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोनॉमी और वो जो ग्रीक्स के पास है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो स्टडी ऑफ स्टार्स जो था वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गया था इंडिया में, स्टार्स की स्टडी को। ये काफी ज्यादा यूजफुल था साइंटिफिक स्टडीज पे, लेकिन उसके बाद लेटर उसको मिसयूज करने लगे थे फॉर प्रोडिक्टिंग द फ्यूचर। ओके, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स काफी ज्यादा उनका नॉलेज को इनहेंस हुए जब वो कांटेक्ट में आ गए थे एस्ट्रोनॉमर्स विद द वेस्टर्न एशिया। दूसरा दैट इज द मेडिकल नॉलेज। अगर हम मेडिकल नॉलेज में देखें तो मेडिकल नॉलेज भी काफी इंप्रूव्ड हुई थी। मेडिकल नॉलेज ऑल्सो इंप्रूव, इट इज बिकॉज जो उन वर्क्स थे सुश्रुता एंड चारका, एट द सेम टाइम हमें कंसिडरेबल अचीवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। ओके, जो कि एरियाज थे नॉलेज के, काफी ज्यादा नॉलेजेबल सेक्टर्स ये एरियाज माने जाते थे, और इसमें जो इंडियन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन था वो भी हाईली रिस्पेक्टेड होता था। ठीक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन was highly respected. So with this we completed this chapter of old NCERT, that is